नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले लगभग 3 सत्रों से हम अंधेरे में कविता पर बात कर रहे हैं और पिछले सत्र तक हम 15 पदों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आगे आज 16 से हम करना शुरू करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर तरीके से ये कविता आपके हृदय में इस तरीके से बिठा दूं कि आप इसका एक भी प्रश्न गलत ना कर सके और जल्दी कर दूं, कम समय में कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कवि के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है और ये सारी की सारी कविता जिसका वर्णन कवि बाहर के परिवेश के माध्यम से करते हैं, ये कवि के अंतर जगत में चल रही है। 16वें पद को शुरू करते हैं। कवि लिखते हैं, अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मन रूपी वाल्मीकि, चल बिचल हुआ सहसा। कवि कहते हैं कि अचानक इस विचार चेतना में डूबा हुआ था मैं कि अचानक 4 बजने का घंटा कहीं पर सुनाई दिया। 4 का गजर पुराने समय में जब घड़ियां हर घर में नहीं हुआ करती थी तो घंटे बजा करते थे घंटाघरों से और उनसे समय का अनुमान लगाया जाता था। उसी स्थिति की ओर कवि संकेत कर रहे हैं कि 4 बजने का कहीं पर घंटा बजा, मेरा दिल धड़का। और जैसे ही 4 का घंटा बजा, क्योंकि कवि द्वंद्वग्रस्त हैं, कवि आशंकित हैं, कवि भयभीत हैं कहीं ना कहीं, कि कवि कहते हैं कि मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा और उदास मटमैला मन रूपी वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है दीमक का घर। आपको ध्यान होगा वाल्मीकि को वाल्मीकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे जब श्री राम की भक्ति में लीन हुए तो वे इतने साधना में एकाग्र चिंतन में डूब गए कि उनके ऊपर, उनके स्थिर शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था और तभी से वे वाल्मीकि कहलाए। तो वाल्मीकि का अर्थ है दीमक का घर। दीमक के घर की विशेषता क्या होती है? मिट्टी के रंग का होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जड़ता होती है। तो मन जिस पर जड़ता व्याप्त है, जो विकृतियों के कारण जड़ हो गया है और उदास है, ऐसा वाल्मीकि रूपी मन कवि का कैसा हो गया? चल विचल हुआ, विचलित हो गया और चंचल हो गया, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, उसमें हलचल उत्पन्न हो गई। आगे चलें। अगिनत काली गली, काली काली हाइफन डैशों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत, सब और बिखराव। और क्या हुआ? जैसे ही मन विचलित हुआ, द्वंद्व और अधिक बढ़ा कवि के मन में। और कवि लिखते हैं कि अगिनत यानी अनगिनत काली काली हाइफन डैश है। हाइफन का मतलब होता है डैश। डैश हम कब लगाते हैं दोस्तों? एक तो जब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हम कोई प्रश्न देते हैं या कहीं कुछ लिखते हैं तो हम डैश लगाते हैं। दूसरी बात, हम जैसे शब्द लिखते हैं साथ साथ, तो हमें इन दोनों के अलगाव को सूचित करना है तो हम डैश लगाते हैं। तो यहां जो हाइफन डैश है, ये किसका प्रतीक है? जीवन में, कवि के जीवन में और परिवेश में व्याप्त जो खालीपन है, जो रिक्तता है, उसका प्रतीक है। और जो अलगाव है, संवेदनाहीनता है, उसका प्रतीक है। और ये जो डैश की लीकें हैं, ये कवि के मन में इस अलगाव और इस बिखराव के कारण, इस खालीपन के कारण जो अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, वो सब लीकें उसका प्रश्न का प्रतीक हैं। यानी काली काली हाइफन डैशों की लीकें, यानी कवि के मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न, जैसे ही मन विचलित हुआ, तरह तरह के प्रश्न तेजी से आने जाने लगे, बाहर निकल पड़ी। कभी ऐसा लगता कि मन से प्रश्न बाहर निकल रहे हैं और कभी ऐसा लगता कि वे बाहर के दबावों को झेल न पाने के कारण वे प्रश्न वापस उन्हीं के मस्तिष्क में लीन हो रहे हैं और कवि को सब ओर, यानी सारे परिवेश में बिखराव ही बिखराव दिखाई देने लगा। मैं अपने कमरे में यहां लेटा हुआ हूं और कवि अपने विषय में बताते हैं कि इस सारे बिखराव के बीच, इन सारे प्रश्नों के बीच, इन सारे द्वंद्वों के बीच, इन सारी परिवेशगत विसंगतियों और विकृतियों के बीच मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूं। काले काले शहतीर छत के हृदय दबोचते। पुराने समय में लोगों, दोस्तों, छत बनती थी तो वो बड़े बड़े काली लकड़ी के मजबूत टुकड़े हुआ करते थे, लट्ठे हुआ करते थे, जिनको छत के रूप में इस्तेमाल, छत के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें कहा जाता था शहतीर, यानी छत के आधार के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और वे नीचे से दिखाई देते थे। आजकल तो छतें आरसीसी की बनती हैं, एकदम प्लेन होती हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो कवि लिखते हैं, और वो जो शहतीर होते थे वो अक्सर काले काले रंग के होते थे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी रंग इस कविता में कवि ने प्रयुक्त की हैं, उन सब के सांकेतिक अर्थ हैं। कालापन हर जगह अंधेरा,
निराशा और हताशा का प्रतीक है। तो काले काले शहतीर यानी शहतीर छत के आधार, क्योंकि कभी लेटे हैं तो उनको लग रहा है कि जैसे छत में लगे हुए जो शहतीर हैं वो उनके हृदय को दबोच रहे हैं, यानी उनके हृदय पर गिर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। या शहतीर किसका प्रतीक है? परिवेशगत विसंगतियों का। हृदय पर दबाव, यानी परिवेश में जो विकृतियां और विसंगतियां हैं वो कवि के हृदय में दबाव डाल रही हैं। यद्यपि आंगन में नल जोर मारता, पुराने समय में जल के लिए क्या व्यवस्था होती थी? कुएं होते थे, यानी ये प्राकृतिक सुविधा थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे हर घर में नल की व्यवस्था होने लगी और नल में पानी के आने का एक निश्चित समय होता है। दोस्तों, आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि जब भी नल के आने का समय होता है तो उसमें से अजीब सी खरखराहट की सी आवाज आती है। कभी उसी स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य जल के आने के समय की सूचना देना नहीं है। कविता में इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहां नल आधुनिक सभ्यता, आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। और इस सारी विकृतियों के बीच जो जीवन है, जो समय है, आधुनिक यांत्रिक सभ्यता के बीच अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे जल है निरंतरता का प्रतीक, समय की निरंतरता का प्रतीक है जल, और आधुनिक नल जो है वो है यांत्रिक सभ्यता की उन्नति का प्रतीक। तो कवि कह रहे हैं कि इस सारी परिवेश की विसंगतियों के बीच आधुनिक यांत्रिक सभ्यता अपनी समय के हिसाब से आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी परिवेश की विकृतियों का समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, आंतरिक यांत्रिक जीवन भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। जल खखारता, यानी नल में जल खखारने की आवाज आ रही है, यानी ख ख की आवाज आ रही है कि नल में जल आने वाला है। किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल है। और कवि अपनी मनस्थिति की ओर संकेत करते हैं कि लेकिन मैं इतना अशक्त हूं इन सारी विकृतियों और विसंगतियों के बीच कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत शेष नहीं, और मेरा हृदय इन परिवेश की विसंगतियों से उत्पन्न जो अंधकार है उसमें निरंतर डूबता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। अगले अंश पर आते हैं। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव घिराव तनाव है सबोर, पत्ते न खड़के। और कवि कहते हैं कि अचानक मुझे भान यानी एहसास होता है, महसूस होता है कि मुझे अचानक परिवेश के, अभी कभी देखिए दोनों स्थितियां चल रही हैं। सारी स्थिति यद्यपि कवि के अंतश्चेतना में चल रही है, अंतःकरण में चल रही है, लेकिन फिर भी वे सोच किसके विषय में है? परिवेश, जो बाहरी जगत है उसके विषय में सोच रहे हैं, लेकिन चिंतन अंदर है। तो वे लिखते हैं एकाएक मुझे भान होता है जग का, कि सारे संसार की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में मुझे एक एहसास होता है कि ये जो सारा संसार है, इतना विस्तृत अखिल जो संसार है वो अखबारों की दुनिया के बीच फैल कर रह गया है। यानी हम मनुष्य के बीच इतनी दूरियां व्याप्त हो गई हैं कि उन दूरियों में हमें अपने बिल्कुल अगले ही घर में रहने वाले पड़ोसी के जीवन में क्या चल रहा है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं होता। और हमें हर चीज की सूचना, हर घटना की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सूचना अखबारों के जरिए घर बैठे मिल जाती है। यानी अपने घर की सीमाओं में, अपने जीवन की सीमाओं में सिमट कर रह गया है मनुष्य। इस बात की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। फसाव, और कवि कहते हैं कि यह अखबार हमें यह बताते हैं कि चारों ओर फसाव है, घिराव है, चारों ओर मनुष्य विकृतियों से घिर गया है, उसका जीवन तनाव से भरा हुआ है। और इसके अलावा क्या है, इस तनाव के बीच पत्ते न खड़के, कहीं कोई पत्ता शासन व्यवस्था की मर्जी के खिलाफ खड़क न जाए, यानी कोई ऐसी गतिविधि न उत्पन्न हो जाए जो शासन को मंजूर न हो, इसकी व्यवस्था भी शासन कर रहा है। सेना ने घेर ली है सड़कें। इसलिए क्या हो रहा है कि मनुष्य के जीवन पर आतंक है शासन का, नियंत्रण है शासन का। व्यक्ति उन्मुक्त रूप से जीवन जीने का अधिकारी भी अब नहीं रह गया है। चारों ओर शासन व्यवस्था की सेना ने सड़कें घेर ली हैं कि जो कुछ भी हो शासन के अनुरूप ही हो, उसकी इच्छा के अनुरूप ही हो, उसकी इच्छा के विपरीत कोई भी घटना यहां पर घटित ना होने पाए। बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। और कवि कहते हैं कि मेरी बुद्धि की जो रग है यानी नस, मेरी बुद्धि की जो नसें हैं, यानी जो मेरी मस्तिष्क की जो नसें हैं, वो तेजी से समय की एक एक नब्ज को धक धक
हृदय की होती है और वो हमारी नब्ज के द्वारा पहचानी जाती है। तो कवि यहां कह रहे हैं कि समय की धक धक यानी समय की नब्ज को पहचानने की कोशिश कर रहा है मेरा मस्तिष्क, यानी बारीकी से इस सारे परिवेश की जांच पड़ताल करने में व्यस्त है मेरा मस्तिष्क, यानी कवि का मस्तिष्क। यह सब क्या है? कवि के मन में प्रश्न उठता है जब वो देखते हैं कि परिवेश में इतना आतंक व्याप्त है, शासन के द्वारा नियुक्त सेना ने सड़कों पर को घेर लिया है, व्यक्ति के जीवन की उन्मुक्तता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। तब उनके मन में प्रश्न उठता है, यह सब क्या है? आखिर ये सब परिवेश में क्या चल रहा है? किसी जनक्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। और कवि कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे कहीं पर जन क्रांति के होने की संभावना है और उसी को दबाने के लिए शासन ने ये मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लगा दिया गया है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर। और इस मार्शल लॉ के कारण, मार्शल लॉ में दोस्तों क्या होता है, देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो यानी घर से बाहर कदम निकालना भी प्राण घातक हो सकता है। तो जैसे ही मार्शल लॉ लगा है, चारों ओर दहशत व्याप्त हो गई है और उस दहशत का, उस आतंकित मानवता का दृश्य यहां पर कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर। मरे पैर का मतलब क्या है? शक्तिहीन कदम, शक्तिहीन पैर। दम छोड़ रहे हैं यानी शक्तिहीन पैर, फिर भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। गलियों में भागा दौड़ी मची हुई है क्योंकि सब को पता चल गया है कि मार्शल लॉ लग गया है और सब अपने अपने घरों में जाकर के कैद हो जाना चाहते हैं, सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। आगे चलें। सांस लगी हुई है यानी उनकी सांस उखड़ रही है, यानी वे हाँफ रहे हैं तेजी से भागने के कारण। जमाने की जीभ निकल पड़ी है। और जमाने की जीभ कब निकलती है? जीभ निकलती कब है? जबकि बहुत ही खतरनाक कोई संकट हमारे ऊपर आ जाता है, तब हमारी जीभ निकलती है। तो जमाने की जीभ का मतलब है प्राण संकट में है, सभी को अपने प्राण संकट में नजर आ रहे हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। और कवि, क्योंकि कवि भी आशंकित हैं, आतंकित हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि कवि के विषय में सब जानते हैं कि वे परिवेश की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं और उसके सच को सामने लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो कवि को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। और फिर कवि कहते हैं कि मैं तेजी से भागने लगता हूं, मेरी सांस दम छोड़ यानी सांस फूलने लगती है, हाँफने लगता हूं, लेकिन मैं रुकता नहीं क्योंकि मैं भयभीत हूं। तो मैं तेजी से भागने लगता हूं और तेजी से भागता हुआ मैं कई मोड़ पार कर जाता हूं। दोस्तों, यहां एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां कहीं भी कवि भागने की बात करते हैं, मोड़ की बात करते हैं, ये सब उनके वैचारिक तेजी से मस्तिष्क में जो विचार दौड़ रहे हैं उनकी भाग दौड़ है। कवि स्वयं नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उनके मस्तिष्क में विचार भाग रहे हैं। तो संकेत क्या हुआ? भागता में दम छोड़ यानी उनका मस्तिष्क इस सारे आतंकपूर्ण वातावरण को देखकर, इसकी भयावह स्थितियों को देखकर तेजी से विचार उनके मस्तिष्क में घूमने लगे हैं और वे विचारों की कई प्रक्रियाएं पार कर एक के बाद एक दूसरे विचार आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम सड़क पर दौड़ रहे हैं और एक के बाद एक गलियां मोड़ पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से कवि भिन्न भिन्न विचारों में घूमते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चौराहा दूर से ही दिखता, वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार। अब कवि कहते हैं चौराहा क्या है, चौराहे की खास बात क्या होती है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हमें नई कविता में प्रतीक समझने हो तो हमें उस शब्द के मर्म को पहचानना होगा, और जब हम उस मर्म को पहचान लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रतीक को समझना। तो चौराहे की खास बात क्या होती है? चौराहे की खास बात होती है कि वहां पर चार गलियां मिल, अलग अलग सड़कें मिलती हैं, यानी चौराहा यहां पर समाज में प्रचलित अलग अलग विचारधाराओं का प्रतीक है। जहां भी चौराहा शब्द आएगा तो वहां पर अलग अलग विचारधाराओं का प्रतीक है चौराहा, क्योंकि चार राहें आकर के मिलती हैं चौराहे पर। तो घूम गया कई मोड़, चौराहा दूर से ही दिखता। मोड़ पार करने के बाद यानी बहुत अधिक वैचारिक चिंतन के बाद कवि को एक चौराहा मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद अब उन्हें कोई सही राह मिल गई होगी, वहां शायद कोई सैनिक, और क्योंकि मार्शल लॉ है तो कवि सोचते हैं कि ये तो चौराहा है, खुला खुला दिखाई दे रहा है, तो संभवतः यहां कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा।
सैनिक पहरेदार नहीं होगा का अभिप्राय क्या है? इसमें व्यंजित अर्थ है कि जो चौराहा है, क्योंकि वहां पर चार अलग अलग भिन्न भिन्न विचारधाराएं मिल रही हैं, यानी विचारधाराओं की भिन्न भिन्न विचारधाराओं के मिलन का बिंदु है, जैसे चार राहें आकर मिलती हैं, तो संभवतः वहां पर कोई सैनिक पहरेदार नियुक्त नहीं होगा, अर्थात लोगों की अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आगे चलें। नहीं होगा फिलहाल, दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तलखोह अंधेरे में सो रहे ग्रहहीन कई प्राण। अब कवि कहते हैं कि लेकिन सामने वो सोचते हैं कि हाँ कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़कर चौराहे के समीप जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है सामने अंधकार के स्तूप यानी ढेर का, अंधकार के ढेर सा एक विशालकाय बरगद का पेड़ दिखाई देता है, जो बरगद का पेड़ बहुत ही भयंकर है, घना है, विशाल है। बरगद यहां पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतीक है। अब क्योंकि मार्क्सवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस पर बार बार मुक्तिबोध अपना हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्ग भेद रहित समरस समाज की स्थापना करना। ये उनके जीवन का आदर्श था और एक ऐसे समाज का स्वप्न लेकर ही वो साहित्य सृजन करते रहे। तो यहां पर जो बरगद है उसका आकार विशाल है और वो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतीक है। अब उसके लिए कवि कहते हैं सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर। और ये बरगद का वृक्ष क्या है कि जितने भी समाज के उपेक्षित लोग हैं, जिनको समाज में कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, सभी प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुओं से जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास आसरा नहीं है रहने को, जिनके पास छत नहीं है सिर छिपाने के लिए, उन सब के लिए ये बरगद ही उनका घर है, बरगद ही उनका आश्रय है, बरगद ही उनकी शरण स्थली है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वही इन गरीबों को इनके अधिकार दिलाने की क्षमता रखती है, सामर्थ्य रखती है। ग्रहहीन कई प्राण, और उसके कवि कहते हैं कि उसी विशालकाय बरगद के नीचे, तल यानी नीचे, गुफा जैसा घना जो अंधकार व्याप्त है, उसमें बेघर बार बहुत सारे लोग सो रहे हैं। यानी बरगद ने अनेक वंचितों, ग्रहहीन लोगों को आश्रय दे रखा है, और वही कार्य मार्क्सवादी विचारधारा उस समय कर रही थी। यानी जो सुविधाहीन जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा था मार्क्सवादी विचार। आगे चलें। अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े, किसी एक अतिदीन पागल के धनवे, हाँ वह रहता है सिर फिरा एक जन। और कहते हैं कवि कि वो अंधेरे में डूब गए, और यहां इसकी शाखाओं पर, इस बरगद वृक्ष की शाखाओं पर एक किसी व्यक्ति के मटमैले फटे पुराने चिथड़े भी लटके हुए हैं, जो अंधकार में डूब गए हैं। और ये किसी बहुत ही निर्धन व्यक्ति के, लेकिन वो निर्धन व्यक्ति कैसा था? पागल था, सिर फिरा था, जो कि वहां इस बरगद के वृक्ष के नीचे रहता है। ऐसा एक सिर फिरा व्यक्ति है, उसकी ये एकमात्र संपत्ति है क्या? फटे पुराने चिथड़े जो बरगद के वृक्ष पर लटके हुए हैं। ये जो सिरफिरा जन है दोस्तों, ये बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। बुद्धिजीवी वर्ग की खास बात क्या होती है? इसके पास चिंतन शक्ति होती है, इसके पास विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। लेकिन कवि यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग की जिस विडंबना की अपने स्वयं के व्यक्तित्व के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो ये है दोस्तों कि बुद्धिजीवी वर्ग सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं, क्योंकि परिवेशगत दबाव और विकृतियां उसे इतना अधिक दबा देते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति, उसके जो सद्विचार हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाते। और बुद्धिजीवी वर्ग क्योंकि सुविधा भोगी भी है, अपने जीवन की सुविधाओं को त्यागना नहीं चाहता, अपनी उन्हीं स्थितियों में रहना चाहता है, तो वो अपने चिंतन को अपने आप में समेटे हुए जीता है, उसे लोक हित में इस्तेमाल नहीं करता। तो कवि कहते हैं कि किसी एक अतिदीन पागल के धनवे, हाँ वहां रहता है सिर फिरा एक जन, एक सिर फिरा पागल व्यक्ति रहता है जिसे लोग पागल के नाम से जानते हैं। यहां पर संकेत ये भी है दोस्तों कि क्योंकि मुक्तिबोध अद्भुत विचारधारा के धनी थे और बुद्धिजीवी वे थे ही, लेकिन क्योंकि उनके विचार
किसी दबाव के आगे प्रतिबंधित नहीं होते थे वास्तविक जीवन में, तो उन्हें सभी लोग बुद्धिजीवी नहीं बल्कि सिरफिरा और पागल कहकर ही पुकारते थे। तो उसी स्थिति की ओर जो समाज की यह धारणा है कि बुद्धिजीवी जो आदर्शवादी विचार प्रस्तुत करते हैं वे वास्तव में उनके पागलपन के प्रतीक हैं, उसकी ओर संकेत भी यहां पर किया जा रहा है। आगे चलें। किंतु आज इस रात बात अजीब है। कवि कहते हैं कि आज लेकिन इस रात में, जबकि ये सारे आश्रय का, सबको आश्रय दे रहा है ये बरगद का वृक्ष, और यहाँ पर एक सिरफिरा व्यक्ति, पागल व्यक्ति भी रहता है, यहाँ पर एक बहुत अजीब सी घटना घट रही है। क्या है वो घटना, आगे देखते हैं। वही जो सिरफिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित धी है। कि वो जो सिरफिरा पागल था, जिसे सारे समाज के सारे लोग पागल कह करते थे, और कतई था यानी पूरी तरह से पागल था, आज अचानक उसकी बुद्धि जागृत हो गई है। अभी तक वो क्या कर रहा था, बुद्धिजीवी और चिंतनशील होने के बाद भी अपने उन सद विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें साहस नहीं था, तो कवि कहते हैं आज उसकी बुद्धि जागृत हो गई है। आज प्रज्वलित धी, धी का मतलब है बुद्धि, चिंतनशीलता, उसकी बुद्धि प्रज्वलित हो गई है, यानी क्रांतिकारी विचारों से युक्त हो गई है, रोशन हो गई है, चमकने लगी है। छोड़ सिरफिरापन, इस जागृत बुद्धि के कारण और इस प्रज्वलित धी के कारण, मेधा उसकी जो जागृत हो गई है, उसमें जो क्रांति की आग जलने लगी है, उसके कारण वो व्यक्ति जो सिरफिरा कहलाता था, आज उसने अपना सिरफिरापन त्याग दिया है। बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, और वो एक बहुत उच्च स्वर में, बिना किसी दबाव को झेले हुए, बिना किसी दबाव को अपने भीतर महसूस किए हुए, अपने भीतर की वेदना को अभिव्यक्त कर रहा है, और एक पद गा रहा है, एक गीत गा रहा है। और वो गीत कैसा है, आत्मोद बोधमय। आत्मोद बोधमय शब्द का अर्थ है आत्मा को जगाने वाला, यानी वो गीत ऐसा है जो सोई हुई आत्माओं में जागृति पैदा कर सकता है, स्फुरण पैदा कर सकता है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति, उन्हें परिवेश की विकृतियों के प्रति सजग कर सकता है, चैतन्य कर सकता है। आत्मोद्बोधन का अर्थ ये है, यानी वो जो सिरफिरा पागल व्यक्ति है, वो एक आत्मोद्बोधन से युक्त गीत गा रहा है, यानी वो अपने अंदर जिन विचारों को, जिन श्रेष्ठ विचारों को दबाकर बैठा था, उन्हें आज बिना किसी दबाव के अभिव्यक्त कर रहा है। खूब भई, खूब भई, कवि उसकी अभिव्यक्ति को देखकर, क्योंकि कवि की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, विचार अंदर ही रहते हैं, अभिव्यक्त नहीं हो पाते। ये कवि की स्वयं की निजी पीड़ा है। और जब वो देखते हैं कि वो सिरफिरा पागल व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, तो वो आनंद से भरकर कहते हैं, भाई खूब भाई, खूब भाई। जानता क्या वह भी कि शासन सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई। अब कवि के मन में प्रश्न उठता है कि ये इतने उच्च स्वर में अपने विचारों को अभिव्यक्त तो कर रहा है, क्या इसे पता है कि नगर में सैनिक प्रशासन है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ऐसे आतंकपूर्ण वातावरण में वो इतना दुस्साहस कर रहा है कि अपने वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। क्या उसकी बुद्धि भी जग गई, क्या सचमुच उसकी बुद्धि जाग गई है? इस तरह का प्रश्न कवि के मन में उठता है। कवि ब्रैकेट में कविता में लिखते हैं, करुण रसाल के हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहां उनका दिया जा रहा। कवि संकेत करते हैं कि उसके वो जो गीत के बोल हैं, वो उसके करुणा भरे हृदय से निकले हुए स्वर हैं, करुणा में डूबे हुए स्वर हैं, और उनका यहां पर गद्यानुवाद दिया जा रहा है। आगे चलें। अब उस जो गीत वो गा रहा है, वो गीत ये है, और बहुत ही महत्वपूर्ण अंधेरे में की ये पंक्तियां हैं, इनको बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। कई बार सिर्फ यही प्रश्न आ जाता है कि ये पंक्तियां किस कविता की हैं या किस कवि की हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। वो गीत गाता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यानी उसका जो गीत के बोल हैं, उसका अर्थ यह है कि वो अपने मन को संबोधित कर रहा है, क्योंकि आत्मोद्बोध में गीत गा रहा है वो, तो अपने मन को संबोधित कर रहा है कि हो मेरे आदर्शों पर चलने वाले मन, तू तो आदर्शों का इतना ज्यादा अनुकरण करने वाला था, तू सिद्धांतों का इतना अपने जीवन में पालन करने वाला था, लेकिन तूने क्या कभी ये सोचा कि इतने आदर्शवादी होने के बाद, इतने सिद्धांतवादी होने के बाद भी तूने आखिर अपने जीवन में वास्तविक जनोपयोगी, मानवता के लिए उपयुक्त, उचित, हितकारी आखिर क्या काम किया है, अब तक क्या किया? प्रश्न कर रहा है मन अपने गीत में। वो व्यक्ति, वो सिरफिरा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, अपने आप से प्रश्न करता है कि अब तक तुमने जीवन में क्या किया? व्यंजित है कि कुछ नहीं किया। कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ ऐसा काम तो बहुत किए, लेकिन लोक कल्याणकारी कार्य नहीं किए।
जीवन क्या जिया। और यदि लोक कल्याणकारी कार्य नहीं किए तो जीवन तुमने व्यर्थ ही जिया। उदरम भरे बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। इन पंक्तियों को समझ लेंगे। उदरम भरी का अर्थ क्या होता है? उदरम भरी का अर्थ है सिर्फ अपने पेट को पालने वाला व्यक्ति। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, अपने पेट को भरने वाला व्यक्ति। कैसा हो गया वो व्यक्ति जो केवल अपने पेट को भरने के विषय में सोचे? स्वार्थी। यानी समाज से कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ मिले या ना मिले, किसी उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का पेट भरे न भरे, उसे हर तरह से, अच्छे या बुरे, हर तरीकों से उसे केवल और केवल अपना पेट भरना है। तो उदरम भरी बन यानी सिर्फ अपना पेट भरने वाले अनात्म बन गए, आत्म से रहित, आत्मा से रहित यानी संवेदनाहीन। यानी तुमने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, तुमने सिर्फ अपने विषय में सोचा। इतने स्वार्थ में भरा जीवन तुमने जिया। वो जागृत बुद्धि वाला पागल व्यक्ति ये गीत गा रहा है। भूतों की शादी में कनात से तन गए। और तुमने क्या किया जीवन में? तुम इतने स्वार्थ सिद्धि में डूब गए कि जो मनुष्य भयानक थे, यानी दमनकारी थे, शोषक वर्ग के थे, संवेदनाहीन थे, कठोर थे, निर्मम थे, आदर्शों पर प्रहार करने वाले थे, सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले थे, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब भी आनंद के अवसर आए तो तुमने क्या किया? क्योंकि तुम्हारा उनसे स्वार्थ सिद्ध होता था, उन भूतों से, उन खतरनाक इरादों वाले दमनकारी मनुष्यों से, तो उनके जीवन के आनंद और उल्लास के अवसर को बढ़ाने में तुम कनात की तरह से तन गए। यानी उनके उत्सवों को अपने स्वार्थ की वजह से उनके उत्सवों की शोभा बढ़ाई। कनात क्या होती है? जब शादी विवाह होता है तो जो दीवारें टेंट की जैसी लगाई जाती हैं कपड़े की, वो कनात कहलाती है। तो जिस तरह से पांडाल का सौंदर्य बढ़ता है कनात लगाने से, उसका शोभा बढ़ती है, उसी तरह से तुमने उन निर्मम शोषक व्यक्ति वर्ग वाले व्यक्तियों के जीवन में आनंद उल्लास के क्षणों में अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए नहीं कि तुम उनका भला चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे तुम्हारे स्वार्थों की सिद्धि होने वाली थी। आगे चले। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। और समाज में जो निकृष्ट कोटि के अत्याचारी और दुराचारी व्यक्ति थे, उनकी उन दुराचारी प्रवृत्तियों को तुमने इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि उनसे तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध होने वाले थे। दुखों के दागों को तमगों सा पहना और समाज के किसी भी वर्ग के दुख की ओर तुमने देखा ही नहीं। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के दुखों को देखा और उन दुखों को तमगों का, यानी जैसे मेडल होते हैं, उनकी तरह पहना। यानी अपने दुखों का बढ़ा चढ़ा का प्रदर्शन किया ताकि तुम उच्च वर्ग, जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी संवेदनाएं अर्जित कर सको और अपना स्वार्थ सिद्ध कर सको। अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना और तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि तुम दिन रात केवल अपने अपने ही हित के विषय में सोचते रहे। असंग बुद्धि व अकेले में रहना। और तुम्हारी बुद्धि असंग थी। असंग यानी किसी से कोई लेना देना नहीं, संवेदनशीलता तुम्हारी बिल्कुल गायब। ऐसी बुद्धि को लेकर तुम केवल एकांत में अपने लिए ही जीवन जीते रहे। इसलिए वो कह रहा है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। और इस तुम्हारी स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण तुम्हारी जो जिंदगी थी वो कैसी बन गई? निष्क्रिय बन गई, क्रियाहीन बन गई, जड़ हो गई। और तलघर क्या होता है? तहखाना। तहखाने की खास बात क्या होती है कि एक तो वो नीचे होता है, गुप्त होता है। दूसरी बात, वहां पर अंधकार होता है, सीलन होती है, बदबू होती है, घुटन होती है, रोशनी की व्यवस्था नहीं होती। तो उस कारण है कि क्योंकि तुम अपने ही आप में, अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में निरंतर लगे रहे, तो तुम्हारा जीवन क्रियाहीन बनकर एक तहखाना, सीलन और बदबू से भरा अंधकार युक्त तहखाना बनकर के रह गई। क्योंकि उसमें बाहरी परिवेश की संवेदनाओं के लिए कोई स्थान था ही नहीं, यानी हवा का आवागमन की व्यवस्था थी ही नहीं। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यानी अब तक तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया, ऐसा व्यर्थ का जीवन तुम जीते रहे। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। कवि लिखते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने सचमुच कोई सार्थक जीवन जिया है तो तुमने जीवन में कब किसी दुखी व्यक्ति के लिए तुमने अपना सुख भुलाकर उसकी सहायता के लिए क्या तुम दौड़े?
मुझे बताओ कि तुम किस किस के लिए, सहायता के लिए तुम दौड़े। करुणा के जितने भी दृश्य तुम्हारे जीवन में आए उनसे तुमने हमेशा मुंह मोड़ा, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ में हमेशा डूबे रहे और तुम क्या बन गए, पत्थर बन गए। जिस तरह से पत्थर बिल्कुल अप्रभावित रहता है परिस्थितियों से, के प्रहारों से, हवा के, वर्षा के प्रहारों से कठोर होता है, उसी तरह से तुमने भी अपने हृदय को कठोर पत्थर की तरह बना लिया, यानी संवेदनाहीन जड़ हो गए। बहुत बहुत ज्यादा लिया और तुमने केवल स्वार्थ में केंद्रित होकर, स्वार्थ में डूबकर तुमने केवल परिवेश से, लोगों से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखी, लेकिन देने का भाव बहुत कम रखा, यानी बिल्कुल ही नहीं रखा। और यही कारण है कि देश मर गया, केवल तुम जीवित रह गए, यानी हमारे सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गए, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई। क्योंकि हमारी संस्कृति में तो परोपकार के जैसे जीवन मूल्य थे, अहिंसा जैसे जीवन मूल्य थे, प्रेम और करुणा जैसे जीवन मूल्य थे, लेकिन वो सब नष्ट हो गए तुम्हारी इस स्वार्थी वृत्ति के कारण। और केवल तुम यहां पर जीवित रह गए अपने स्वार्थ की साकार प्रतिमा बनकर। आगे चलें, 21वें पद पर आ गए हैं। मेरा सिर गरम है इसलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व माफ है बेचैन। कवि आगे कहते हैं कि इन सारी स्थितियों को देखकर मेरा सिर जो है, मस्तिष्क जो है वो गर्म हो गया है, यानी इतनी अधिक बेचैनी, विचारों का संघर्ष मेरे मस्तिष्क में है, तो मेरे मस्तिष्क में विचारों के संघर्ष से गर्मी व्याप्त हो गई है और इसलिए भ्रम हो गया है। भ्रम का अर्थ यहां पर क्या है कि मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन से मार्ग पर चलूं कि समाज का ये जो विकृत चेहरा है ये सुंदर चेहरे में परिवर्तित हो जाए, एक समरस वर्ग भेद मुक्त समाज की स्थापना हो। ऐसी कौन सी राह है, उस राह पर नहीं पहुंच पा रहे। विचारों का संघर्ष, विचारों का द्वंद्व कवि के मस्तिष्क में इतना है कि मस्तिष्क में गर्मी बढ़ गई है और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वे किसी निष्कर्ष, किसी निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे। कवि कहते हैं सपनों में चलता है आलोचन, और विचारों का संघर्ष इतना बढ़ गया है कि मैं अगर सोता भी हूं तो स्वप्न भी देखता हूं तो उसमें भी परिवेश की आलोचनाएं, विसंगतियों, विकृतियों की आलोचनाएं ही चलती रहती हैं, यानी उन पर अपनी नजर ही डालता रहता हूं, उनकी जांच पड़ताल ही सपनों में भी मेरे चला करती है। विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, और मेरे अंदर, मेरे मस्तिष्क में एक के बाद एक इस तरह क्रम से पंक्तिबद्ध रूप में इस सारे परिवेश के चित्र घूमा करते हैं, जैसे मानो चित्रों की कोई पंक्ति मेरे चिंतन में चल रही हो। निजत्व माफ है बेचैन, और मुझे क्षमा करें, मेरी निजता को, जो मैं अपनी वेदना व्यक्त कर रहा हूं उसे क्षमा करें। मैं स्पष्ट कह दूं कि मेरे अंदर बहुत बड़ी, बहुत बेचैनी है, व्याकुलता है। आगे चलें, क्या करूं, किससे कहूं? बोले मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इस व्याकुलता को, अपने इस असंतोष को, अपनी इस वेदना को, अपनी इस पीड़ा को किससे जाकर कहूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी इन पीड़ाओं का समाधान तलाश कर सकेगा, इनको मैं सुधार कर सकेगा, इनसे मुझे मुक्ति दिला सकेगा। कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन? क्योंकि पीड़ा कवि की किससे संबंधित है? परिवेश की विकृतियों और विसंगतियों से संबंधित है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं दिल्ली यानी केंद्र सरकार से बात करूं या मध्य प्रदेश सरकार से बात करूं, कौन मेरे इन समस्याओं के समाधान तलाश कर सकता है, कौन मुझे इन तनावों से मुक्ति की राह दिखा सकता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आगे वे कहते हैं वैदिक ऋषि शुनहशेप के शाप भ्रष्ट पिता अजीगर्त समान ही, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में। अब कवि कहते हैं एक वैदिक ऋषि थे दोस्तों, वैदिक ऋषि थे शुनहशेप, उनके पिता थे अजीगर्त। अजीगर्त को एक शाप मिला था, जिस शाप में, क्योंकि वे बहुत अधिक चिंतनशील और विद्वान व्यक्ति थे, और जिनकी विद्वता जितनी अधिक होती है, जितना उनका चिंतन होता है, उतने ही वे अपने चिंतन में डूबे रहने के कारण थोड़ी विक्षिप्त स्थिति, पागल की स्थिति में आ जाते हैं, जैसा कि जिक्र एक सिर फिरे पागल का कवि ने यहां किया, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। तो उसी तरह से शुनहशेप ऋषि के एक पिता थे जो जिनको शाप मिला था कि उनका जो व्यक्तित्व है, विद्वता वाला व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व उनसे दिन में अलग रहेगा, और यही कारण है, और केवल रात में वो उनके साथ रहेगा और उनकी सारी स्थितियों को उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो कवि अपनी तुलना उस अजीगर्त से करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से वैदिक ऋषि शुनहशेप के पिता अजीगर्त शाप के कारण अपने व्यक्तित्व से अलग रहते थे दिन में, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ,
वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, और रात में वो व्यक्तित्व उनसे आकर मिलता था। कवि का संकेत है कि इसी तरह से मुझे भी ऐसा महसूस होता है मानो इस परिवेश में दिन के समय ये व्यक्तित्व मेरा मुझसे कटकर अलग हो जाता है, और रात्रि के समय ये व्यक्तित्व आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है और मुझसे सवाल जवाब करता है। पागल था दिन में, और यह व्यक्तित्व उनका उनसे अलग रहता था, इसलिए वे दिन भर पागल की तरह, विक्षिप्त की तरह इधर से उधर घूमा करते थे। और कवि का संकेत है कि उन्हीं अजीगर्त की तरह मैं भी अपने व्यक्तित्व से अलग होकर दिन के प्रकाश में विक्षिप्त की भांति इधर से उधर घूमा करता हूं। सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिष्क, और वो सिरफिरे विक्षिप्त मस्तिष्क की तरह समाज में दिन के समय घूमा करते थे। अगले अंश पर आते हैं। हाय हाय उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया। और कवि कहते हैं कि वो सिरफिरे पागल के गीत को सुनने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि हाय हाय उसने ऐसा कैसा गीत गा दिया आत्मोद्बोधन से भरा, कि कवि को ऐसा लगा मानो उनका स्वयं का व्यक्तित्व उनके सामने खड़ा होकर उनसे सवाल कर रहा है, जैसे अजीगर्त का व्यक्तित्व रात्रि के समय उनके समक्ष आता था और उनसे सवाल जवाब करता था। उसने भी ये क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया, ऐसा कौन सी नई चीज, नया भाव यहां पर उसने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया, और मैं प्रत्यक्ष यानी साकार रूप में खड़ा हो गया, किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के। और कवि को लगता है जैसे वो एक छाया मूर्ति की तरह अपने स्वयं के व्यक्तित्व के सामने खड़े हो गए हैं, यानी उनका व्यक्तित्व उनके सामने खड़ा हो गया है। होने लगी बहस, और उनके व्यक्तित्व में और उनमें वैचारिक संघर्ष होने लगा है। बातचीत बहस तक बढ़ गई है, परिवेश के विषय में चर्चा चल रही है। लगने लगे परस्पर तमाचे, यानी विचार और प्रतिविचार, यानी विरोधी विचार, दोनों वैचारिक संघर्ष। परस्पर तमाचों का अर्थ है वैचारिक संघर्ष। कहना क्या चाहते हैं कवि? कवि ये कहना चाहते हैं कि एक विचार उत्पन्न होता है कवि के मस्तिष्क में, और उसी के विपरीत दूसरा विचार तत्काल जन्म लेने लगता है, यानी विचार और को दूसरे विचार के द्वारा आघात पहुंचाया जाता है, चोट की जाती है। तो ऐसा लगता है मानो दोनों विचार, कवि के व्यक्तित्व के विचार और कवि के विचार, दोनों एक दूसरे पर तमाचे मार रहे हों, यानी चोट कर रहे हों, क्योंकि दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। तो यानी संकेत हुआ वैचारिक संघर्ष बहुत उग्र रूप में कवि के हृदय में, कवि के मस्तिष्क में चलने लगता है। छी पागलपन है, वृथा आलोचन है। और कवि एकदम से अपने आप को संतुलित करते हैं कि ये जो वैचारिक संघर्ष है, इसके विषय में सोचना, इतना परिवेश के विषय में सोचना, ये सब पागलपन है, और ये आलोचना करना व्यर्थ है। इतनी बारीकी से परिवेश को देखना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि व्यंजित है कि केवल सोचने से, केवल बहस करने से, केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। कोई समस्या सुलझेगी नहीं। सुलझेगी कब? जब उन विचारों को अभिव्यक्त कर समाज के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया। और कभी अचानक निराशा के अंधकार में डूब पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पास सद्विचार हैं, लेकिन वे उन विचारों को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाए। कवि की शुरू से लेकर इस कविता में एक ही वेदना है कि वो जिस परम अभिव्यक्ति को लोकहित में इस्तेमाल करना चाहते थे, उस अभिव्यक्ति को, उन उज्जवल विचारों को लोक के हित में बाहरी दबावों के कारण इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो कवि को लगता है ये जो अंधकार विकृतियों का छाया हुआ है, विसंगतियों का छाया हुआ है, मार्शल लॉ है, सैनिक प्रशासन है, आतंकित हैं लोग, ये सारे के सारे उनके स्वयं के कारण है। क्योंकि यदि वे अपने श्रेष्ठ विचारों को अभिव्यक्त कर लोकहित में लगा देते तो संभव था कि ये स्थितियां उत्पन्न न होती। मार्शल लॉ है, और कवि को लगता है कि जो मार्शल लॉ लगा है ये उन्हीं के कारण, उन्हीं की पलायनवादी वृत्ति के कारण, उन्हीं की अपने आप को, अपने सद्विचारों को अभिव्यक्त न करने वाली कमजोरी के कारण लगा है। मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। और कवि कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा यानी जड़ चेतना। चेतना जड़ कब होती है? चेतना जड़ तब होती है जब वो अपने उज्जवल स्वरूप को, अपने उज्जवल विचारों को अभिव्यक्त करने से अपने आप को रोकती है, बाहर के परिवेश के प्रति संवेदना का अनुभव नहीं करती, पीड़ा का अनुभव नहीं करती, तब वो चेतना जड़ हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा उस क्षण मानो मेरी जड़ चेतना ने मुझे अपने पास बुला लिया, और जैसे मेरे
व्यक्तित्व पर एक संकट सा आने लगा, मानो मेरे कारण। और कभी कहते हैं कि मुझे ऐसे लगने लगा कि ये जो दुर्घटना घटित हो रही है कि मार्शल लॉ है, आतंक का वातावरण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये सारी जो दुर्घटना है ये मेरे ही कारण हुई, क्योंकि मैंने अपने सद्विचारों को मानवता के कल्याण में नहीं लगाया। चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में। कभी कहते हैं कि चक्र से चक्र लगा हुआ है, कि मेरे मस्तिष्क में विचारों के इतने चक्र हैं कि एक चक्र के बाद दूसरे चक्र शुरू होता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी ये वैचारिक संघर्ष का क्रम समाप्त नहीं होता। जितनी तीव्र गति से परिवेश की घटनाएं घटित हो रही हैं, उतनी ही तीव्र गति से कवि के हृदय में चिंतन और द्वंद्व और संघर्ष चल रहा है। उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है, एक चिंता के बाद दूसरी चिंता जन्म लेती है, चिंताएं समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गवा दी। और कभी कहते हैं कि उस पागल व्यक्ति ने वो आत्मोद्बोधमय गीत गाकर मेरे चैन को छीन लिया है, मेरी नींद उड़ा दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मानो वो मेरा स्वयं का व्यक्तित्व उस गीत को सुनकर जागृत हो गया, मेरी सोई हुई चेतना जागृत हो गई और मुझसे सवाल जवाब करने लगी कि आखिर तुमने अब तक क्या किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी परिवेशगत विसंगतियों और विकृतियों का कारण केवल और केवल मैं हूं। और इसी फिक्र, इसी चिंता में, क्योंकि ये चिंता अनंत है, चल रही है, एक चिंता के बाद दूसरी चिंता का क्रम चल रहा है, मेरा नींद उड़ गया है, मेरा चैन छिन गया है, मेरी नींद समाप्त हो गई है, उड़ गई है, यानी मैं मानसिक रूप से अत्यंत अशांत हो गया हूं, बौखलाया हुआ हूं। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूं, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने की अथाह गंभीर सांवले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन ये। अब कवि कहते हैं कि मैं, अब फिर दृश्य बदलता है, कवि उस चीज से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं यहां इस बरगद के वृक्ष के पास खड़ा हूं। ये बरगद का वृक्ष क्या है? मार्क्सवादी विचार। इस वृक्ष के पास खड़ा हूं, मेरा यह चेहरा, और यहां पर जो अंधकार परिवेश में व्याप्त है, कैसा अंधकार है? गंभीर कैसा है? अथाह, जिसकी गहराई का नापा नहीं जा सकता, इतना गहरा और घना अंधकार है, सांवले जल से। और परिवेश में ऐसा लग रहा है मानो काला जल व्याप्त है, यानी विकृत भावनाएं व्याप्त है, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन। और जब मैं उस बरगद के नीचे, जो कि आश्रय स्थल है दीनहीन लोगों का, आश्रयहीन बेघर बार लोगों का, उनके मैं टूटे हुए घरों को देखता हूं, जहां पर गुमसुम है, यानी सन्नाटा है, निराशा है, हताशा है, जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं है, और जहां गहरा अंधकार छाया हुआ है, तो उसको देखकर मेरा मन घुलने लगता है, यानी पीड़ित होने लगता है। रात्रि के श्यामल ओस से क्षालित, रात्रि काल में जब ओस गिरती है तो अंधकार इतना घना है यहां इस वृक्ष के नीचे कि मुझे लगता है कि वो ओस भी उज्जवल नहीं है बल्कि सांवली है, और उससे क्षालित, क्षालित यानी धुले हुए, स्वच्छ। कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार। और कवि कहते हैं कि इस सारे विकारग्रस्त वातावरण के बीच, इस कालिमा के बीच, इन विसंगतियों, बिखराव और द्वंद्वों के बीच, इस आतंक और भयावहता के बीच लगातार मुझे ऐसा लगता है कि इस ओस, सांवली ओस से धुला हुआ कोई एक महान व्यक्तित्व लगातार अपनी सुगंध फैला रहा है, यानी कोई महकता है। महान व्यक्तित्व का मतलब हुआ सद्विचार। सद्विचार का मतलब क्या है? यहां पर लोक कल्याणकारी विचार। कोई सद्विचार यहां अपनी सुगंध फैला रहा है, यानी अपने पवित्र होने का संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है। मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान, गुलाब चमेली के रात्रि तिमिर में महकते हो, महकते ही रहते हो हर पल। और कवि को ऐसा महसूस होता है मानो ये पूरा विकृतियों से युक्त जो परिवेश है वो खंडहर है, क्योंकि वहां जीवंतता नहीं है, चारों ओर जड़ता है, सक्रियता नहीं है, निष्क्रियता है। इसलिए सारा परिवेश उन्हें खंडहर का विस्तार दिखाई देता है, और उसमें उनको लगता है मानो कहीं पर कोई एक ऐसा बगीचा है, ऐसा उद्यान है। उद्यान मानवतावादी विचार। जिस उस बाग में क्या होते हैं? गुलाब चमेली के, गुलाब के, चमेली के जो सुगंधित सुंदर कोमल पुष्प हैं, वो रात्रि के अंधकार में अपनी
इस पूरे निराशा से भरे हुए, विकृतियों और विसंगतियों से भरे हुए अंधकार में अपनी सुगंध फैलाते रहते हैं, अपने परिवेश को महकाते रहते हैं, महकते ही रहते हैं, और हर क्षण उनकी जो महक है वो उस परिवेश में व्याप्त होती रहती है। यानी अब भी इस घने निराशा भरे विकृत विसंगत वातावरण में भी कहीं ना कहीं कुछ एक सद्विचारों की महक शेष है, ऐसी आशा कवि व्यक्त करते हैं। किंतु वे उद्यान कहाँ हैं? दूसरे ही क्षण कवि को प्रश्न उठता है कवि के मन में कि लेकिन वो सद्विचारों का उद्यान है कहां? अंधेरे में पता नहीं चलता कि घना अंधकार विकृतियों विसंगतियों का इतना है कि वो बगीचा कहां है ये पता ही नहीं चलता। आखिर वो सद्विचार कहां छिपे हैं? मात्र सुगंध है सब ओर। केवल ये एहसास हो रहा है कि चारों ओर सुगंध व्याप्त है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो सुगंध का जो स्रोत है, वो मानवतावादी विचारों का जो केंद्र, वो बगीचा है, वो आखिर कहां है। पर उस महक लहर में, कवि कहते हैं, लेकिन उस सुगंध की लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। कवि को महसूस होता है मानो उस सुगंध में भी कोई पीड़ा छिपी हुई है, कोई गहरी चिंता छिपी हुई अपनी व्याकुलता को अभिव्यक्त कर रही है। यानी यहां भी पीड़ा कौन सी है? सद विचारों को अनभिव्यक्त होने की, अभिव्यक्त न हो पाने की पीड़ा। अगले अंश पर आते हैं। एकाएक मुझे भान, फिर दृश्य बदलता है और कवि लिखते हैं कि अचानक मुझे क्या भान हुआ, ऐसा एहसास हुआ, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा, कि जैसे मानो मैं खड़ा हूं अंधकार में और किसी ने आकर चुपचाप अचानक मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। चौंकता में भयानक, और कवि, क्योंकि आतंक और भय तो कवि के हृदय में भी है, तो वो अचानक उस अंधकार में किसी के स्पर्श को महसूस कर चौंक जाते हैं। एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, और वो कहते हैं कि पूरे शरीर में उनके एक भय की लहर सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। और वो दूसरे ही क्षण वो अपने आप को स्थिर करते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वे बरगद के वृक्ष के पास खड़े हैं और बरगद के वृक्ष का एक पत्ता उनके कंधे पर आकर के गिर गया है। तो अब वो बरगद, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा है, यानी मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव कवि के विचारों पर पड़ रहा है। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा? कवि के मन में प्रश्न उठता है कि ये जो पत्ता गिरा है, क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा का वृक्ष है, तो ये पत्ता कहीं कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये बरगद का वृक्ष इस पत्ते के माध्यम से कहीं कोई संकेत या कोई इशारा तो नहीं दे रहा, यानी मुझे कोई राह दिखाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा। क्या वह चिट्ठी है किसी की? क्या ये पत्ता नहीं, वास्तव में किसी का संदेश है? चिट्ठी यानी संदेश है। कौन सा इंगित? लेकिन कवि को समझ में नहीं आता कि आखिर उसमें कौन सा संकेत है, कौन सी राह की ओर इशारा कर रहा है वो बरगद का वृक्ष। भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, और भागता और दम छोड़ भागना और कई मोड़ पार करना, यानी वैचारिक संघर्ष तीव्र हो जाता है। यानी इस सारी स्थिति में फिर एक बार कवि का मस्तिष्क में विचार बहुत तेजी से घूमने लगते हैं, और वो एक विचार के बाद दूसरे विचार, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे कई मोड़ विचारों के पार कर जाते हैं। यानी उनका मस्तिष्क तेजी से घूमने लगता है कि आखिर इस पत्र के गिरने का कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है। बंदूक धाए धाए, मकान के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ, भागता में दम छोड़ घूम गया कहीं। और कभी कभी वैचारिक संघर्ष में डूबे हैं कि अचानक बंदूक की गोलियों की आवाज आती है, यानी, और बंदूक की गोलियों के साथ कभी क्या लिखते हैं? बंदूक की गोलियां यानी हिंसा का प्रतीक। लेकिन कभी दूसरी ही पंक्ति में लिखते हैं, मकान के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ, और बंदूक की आवाज आई और मकान के ऊपर जहां अंधकार था वहां गेरुए रंग का प्रकाश छा गया। जहां कहीं भी यहां लाल और गेरुआ रंग है कविता में, वहां सब क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। पीला रंग उज्ज्वलता का प्रतीक है, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। काला रंग किसका प्रतीक है? काला रंग अंधकार, निराशा, विसंगतियों, विकृतियों का प्रतीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों पंक्तियों से ये संकेत दे रहे हैं कवि कि सशस्त्र क्रांति शुरू हो गई है। यानी एक वर्ग समाज का कोई ऐसा है जो जागृत हो गया है और अपने अधिकारों के लिए, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगा है। भागता में दम छोड़, और कवि इस स्थिति को, कि कवि पलायनवादी हो रहे हैं, तो कवि इस स्थिति को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं और वो फिर से भागने लगते हैं। यानी उनके मस्तिष्क में विचार तेजी से घूमने लगते हैं। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और इतना तेजी से उनका मस्तिष्क चलता है कि उन्हें सारी पृथ्वी, सारा आकाश घूमता हुआ नजर आता है।
परिवेश की एक एक चीज घूमती हुई नजर आती है। और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस पार, और उसके बाद वो देखते हैं कि एक भागते भागते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां घर का दरवाजा बंद है, मुंदा हुआ यानी बंद बंद घर है, और उसके द्वार पर पत्थर की एक सीढ़ी दिख गई। सीढ़ी के होने का संकेत क्या है कि कोई एक मार्ग दिख गया। पत्थर की सीढ़ी यानी कोई मार्ग, सीढ़ी पर चढ़कर ही हम आगे बढ़ते हैं, तो सीढ़ी यानी कोई मार्ग, यानी कवि संकेत कर रहे हैं कि संभावनाएं अभी बाकी हैं, यानी समाज के विकृत स्वरूप को परिवर्तित करने की संभावनाएं अभी जिंदा हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। आगे चलें। चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर, और कभी सीढ़ी पर जाते हैं, पत्थर की सीढ़ी है, राह दिख गई, लेकिन आखिर संभावनाएं हैं कहां? आखिर वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर के उस सपने को साकार किया जा सकता है? जब ये समझ में नहीं आता तो कवि लिखते हैं कि मैं चुपचाप सिर पकड़कर बैठ गया, दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। और कहते हैं कि मैं सिर पकड़कर बैठ गया और मेरा सिर में विचारों का जो संघर्ष चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विचारों के भंवर, जैसे जल में भंवर उत्पन्न होते हैं और उसमें कोई भी वस्तु अगर फंस जाती है जल के भंवर में तो वो उसी में गोल गोल चक्कर काटती रहती है। उसी तरह से कवि कहते हैं कि मेरे मस्तिष्क में मुझे ऐसा लगा मानो विचारों के भंवर उत्पन्न हो गए हैं और उसके केंद्र में मुझे एक स्वप्न जैसा दृश्य दिखाई दिया। अब क्या है वो स्वप्न जैसा दृश्य, इसको अगले अंश में कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कहते हैं भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे जो स्वप्न देखते हैं वो ये है, इसको ध्यान देंगे आप। तो भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे, यानी भूमि की सतह के बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुफा, एक प्राकृत प्रकृति के द्वारा बनाई, प्रकृति द्वारा बनाई एक गुफा है। अब भूमि की सतहों के बहुत नीचे का अर्थ क्या है? हृदय की, मनुष्य के हृदय की गहराई में, हृदय की गहराई में, हृदय की गहराई में बहुत नीचे एक प्रकृति के द्वारा एक स्वाभाविक एक गुफा है, विस्तृत खोह के सांवले तल में। और वो जो विस्तृत हृदय है उसकी सांवली गहराई में तिमिर यानी अंधकार। और उस गुफा की खास बात क्या है? पहली बात, मनुष्य की चेतना की गुफा है, वो प्राकृत है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है, यानी मनुष्य की स्वभाव से निर्मित गुफा है जहां मनुष्य की चेतना अपने शुद्ध रूप में दिखाई देती है, विस्तृत है, विस्तार है उसका। उस खोह यानी वो जो गुफा है प्राकृत गुफा, उसके सांवले तल में अंधकार को भेद कर चमकते, चमकते है शब्द ये दोस्तों, चमकते पत्थर, बहुत सारे पत्थर उस अंधकार में, उसके पानी में, उसके जो पानी है वो तो सांवला है यानी विकृतियों से प्रभावित है, लेकिन उसकी गहराई में चमकते हुए पत्थर पड़े हैं। वो उस अंधकार को चीर कर अपने प्रकाश को फैला रहे हैं, यानी चमकते पत्थर क्या हुए? सद्विचार, उज्जवल विचार, मानवतावादी विचार। मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे। और कवि कहते हैं कि वहां पर ऐसी मणियां भी हैं जिनका तेज बहुत सक्रिय है, जिनकी कांति, जिनकी चमक बहुत सक्रिय है, और वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव की खास बात ये होती है दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्योंकि ये शब्द विज्ञान का शब्द है तो इसका अर्थ ये आता है कि ये रेडियो एक्टिव तरंगें बहुत घातक होती हैं और इनमें विनाश करने की क्षमता होती है। लेकिन यहां कवि इन रेडियो एक्टिव रत्नों को रेडियो एक्टिव बता रहे हैं, यानी ये रत्न क्योंकि सद्विचारों के रत्न हैं तो इनके रेडियो एक्टिव होने का अर्थ है कि परिवेश की विकृतियों और विसंगतियों को नष्ट करने की सामर्थ्य इन रत्नों में विद्यमान है, यानी इन विचारों में विद्यमान है। झरता है जिन पर प्रबल प्रपातेर, और उस जल में जो झरने हैं, जो रत्न हैं, उन पर एक प्रबल, एक शक्तिशाली जल का वेग, प्रपात यानी जल प्रपात यानी झरना गिरता है। प्राकृत जल वह आवेग भरा, और वो जो जल है वो प्राकृत है, स्वाभाविक चेतना का उज्जवल रूप है, और उसमें एक सशक्त यानी शक्तिशाली प्रवाह है। ये स्वप्न चल रहा है जो कवि देख रहे हैं जब वो सीढ़ियों पर, बंद घर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और उन्हें कोई राह दिखाई नहीं देती, तब वो अपने मस्तिष्क के विचारों के भंवर में इस स्वप्न को देखते हैं, क्योंकि कवि का स्वप्न है वर्ग भेद मुक्त समाज की स्थापना करना। द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती हैं लहरें। और कवि कहते हैं कि जो विचार, सद विचारों का जो जल प्रपात यानी जो झरना बहकर उन रत्नों पर गिर रहा है,
उन श्रेष्ठ मानवतावादी विचार बिंदुओं पर गिर रहा है, उनसे उन मणियों की जो प्रकाश पुंज है उस पर से बहकर वो विचार की धारा, निरंतर धारा जो है वो बह रही है। देखिए जो रत्न है वो विचार कण है और जो जल प्रपात है वो विचारों की निरंतर बहने वाली धारा है, विचारों का प्रवाह है, लहरों के तल में से फूटती किरणें। और क्योंकि वो विचारों के जो कण हैं वो वहां मणि तेजस्क्रिय रत्न के रूप में बिखरे हुए हैं, तो उनसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं जो कि लहरों के तल से यानी लहरों के नीचे से ऊपर तक आ रही हैं, यानी पूरी गुफा को आलोकित कर रही हैं, प्रकाश से भर रही हैं। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती है और उन तरह तरह के जो रंग बिरंगे मणियां पड़ी हैं वहां उनके प्रकाश की जो आभा है वो वहां से भिन्न भिन्न रूपों में अपने प्रकाश को बिखेर रही है, यानी परिवेश को आलोकित कर रही है, प्रवाहित कर रही, जगमगा रही है। खोह की बेडौल भीतें झिलमिल, और जो खोह है कौन सी, मनुष्य के हृदय की जो खोह है, जो गुफा है, उसकी दीवारें कैसी हैं, बेडौल हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाई गई गुफा है। तो वो जो बेडौल भीतें यानी जो दीवारें हैं वे उन मणियों की आभा से झिलमिल जगमगाने लगी हैं। पाता हूं निज को खोह के भीतर, और कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है उस स्वप्न में मानो मैं उस गुफा के भीतर पहुंच गया हूं, यानी अपने हृदय की, अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश कर गया हूं मैं। ये व्यंजित अर्थ है यहां। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूं द्युतियां, और विलुब्ध यानी लालच, ललचाई नजर। और कवि कहते हैं कि मैं ललचाई नजरों से उन द्युतियों, उन चमकदार मणियों और रत्नों को देखता हूं, मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर, और वो जो तेजस्क्रिय तेजस्वीता से युक्त जो मणियां हैं उनको अपने हाथों में लेता हूं, विभोर आंखों से देखता हूं उनको, विभोर यानी मुग्ध होकर उनको मैं देखता हूं, पाता हूं अकस्मात दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं है, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहां पड़े हुए हैं। और कवि को अनुभव होता है कि ये मणियां ये वास्तव में प्रकाश में डूबे हुए रत्न नहीं है, बल्कि मैंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, जो संवेदनशीलता जो मेरी है उनसे प्राप्त, जो बौद्धिकता की कसौटी पर कसकर मैंने जो विचारों के, सद्विचारों के जो निष्कर्ष प्राप्त किए, वे ही यहाँ इन रत्नों के रूप में पड़े हुए हैं। यानी ये जितनी भी मणियां हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव रत्न हैं, ये सब कवि के मानवतावादी सद्विचार, जो उनकी बौद्धिकता की कसौटी पर कसे गए अनुभवों का निष्कर्ष है, उनका प्रतीक है यहाँ। तो कवि को अनुभव होता है कि जिस गुफा में यानी अंतश्चेतना की गहराई में जब वे जाते हैं तो वे अपने पवित्र मानवतावादी विचारों से साक्षात्कार करते हैं, और उनके अद्भुत प्रकाश को, उनके आलोक को देखकर वे विस्मित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आगे चलें। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल, अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। और कवि क्या कहते हैं कि विचारों की रक्तिम अग्नि, कि मेरे विचारों की रक्तिम अग्नि यानी लाल रंग का जो प्रकाश है, उसी की मणियां, यानी लाल रंग किसका प्रतीक हुआ, मार्क्सवादी विचारधारा, क्रांति धर्मी चेतना के प्रकाश से युक्त ही मणियां हैं, वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल, और उन विचारों के झरने में मेरी चेतना निरंतर डूबने लगती है, यानी उन आनंद को, उस आनंद को अनुभव, हर क्षण अनुभव करने लगती है। लेकिन उस आनंद के बावजूद कवि लिखते हैं अकेले में किरणों की गीली है हलचल, और जब मैं गहराई में डूबता हूं उस आनंद की, तो मेरी संवेदना, जो मेरी जो पीड़ा है वो वापस जागृत हो जाती है और मैं पीड़ा से भर उठता हूं। क्यों पीड़ा से भर उठते हैं कवि, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये मणियां जो इतनी प्रकाशवान हैं, जो इतने उज्जवल विचार उनके हैं, जिनके द्वारा वे समाज का नक्शा बदल सकते थे, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं, उनको उपेक्षित अपने हृदय की गहराई में ही दबाकर रखा। तो इस पीड़ा से वे भर उठते हैं, इसलिए वे लिखते हैं गीली है हलचल, यानी वेदना का, पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। आगे चले। हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। अब इसी के संदर्भ में इन पंक्तियों को समझेंगे कि पीड़ा क्या है। पीड़ा अब आगे की पंक्तियों में है। कवि कहते हैं हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, कि अफसोस, दुख होता है उनको पीड़ा से भरकर। वे कहते हैं कि मैंने इतने अच्छे सुंदर विचारों को, जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत सफल हो सकते थे, कारगर हो सकते थे, उनको मैंने अपने हृदय की गुफा में कैद कर दिया, यानी उनका इस्तेमाल नहीं किया, उनका प्रयोग नहीं किया, उनको समाज के हित के लिए अभिव्यक्त नहीं किया।
लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, और ये विचार जो लोक कल्याणकारी हो सकते थे उन्हें उनके उसी ही उपयोगिता से वंचित कर दिया, यानी उनका सदुपयोग नहीं किया, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया। और जन के लिए उनका उपयोग बहुत अधिक था, लेकिन मैंने उनका उपयोग रोक दिया, वर्जित कर दिया, निषिद्ध कर दिया और उन्हें खोह में डाल दिया, अपने हृदय की गहराई में दफन कर दिया। वे खतरनाक थे। क्यों दफन कर दिया? कवि सोच रहे हैं, चिंतनशीलता चल रही है उनकी, तो वे कहते हैं कि क्योंकि वो जो विचार थे लोक कल्याणकारी थे, मानवतावादी थे, लेकिन लोगों का कहना था कि वे विचार बहुत खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि वे शासन व्यवस्था, शोषक वर्ग के विरुद्ध विचार थे, इसलिए वे खतरनाक थे। बच्चे भीख मांगते, और कवि ब्रैकेट में लिखते हैं बहुत ही खतरनाक दृश्य था वो, जब मैं पीड़ा से भर उठता था, क्योंकि मैं देखता था जब बच्चों को भीख मांगते हुए, यानी अपने समाज के एक वर्ग के बचपन को मैं सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते हुए देखता था, तो मेरा मन एक अनजानी पीड़ा से भर उठता था और मैं चाहता था कि मैं अपने उन विचारों को अभिव्यक्त करूं, उनके कल्याण के लिए करूं, लेकिन मुझे दबाना पड़ा, क्योंकि परिवेश के दबाव के कारण, क्योंकि मेरे वो विचार बहुत खतरनाक माने गए और मुझ पर पहरा बिठा दिया गया। ये सब संकेतित है, व्यंजित है इसमें। खैर यह न समय है, जूझना ही तय। और कभी कहते हैं अब इन सब बातों का ये समय नहीं है, क्योंकि ये सब गुजरी हुई समय की बातें हैं। अब तो ये निश्चित हो चुका है कि संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है इस समाज के बिगड़े हुए चेहरे को बदलने का। सीन बदलता है, फिर दृश्य बदलता है। सुनसान चौराहा सांवला फैला, और सुनसान है चौराहा, सन्नाटा है चारों ओर, सांवला यानी अंधकार से युक्त है। चौराहा कहाँ है? जहां पर विभिन्न मत मिलते हैं, यानी विभिन्न मत विचारधाराओं का मिलन का बिंदु। बीच में वीरान गेरुआ घंटाघर, और उसी चौराहे के बीचों बीच एक गेरुए रंग का घंटाघर है। गेरुआ रंग किसका प्रतीक? मार्क्सवाद, यानी क्रांति चेतना, और घंटाघर समय। ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, और एक बहुत पुराना, उस घंटाघर के ऊपर कत्थई रंग यानी गेरुआ रंग का एक बड़ा पुराना गुंबद बना हुआ है। उस घंटाघर के ऊपर सांवली हवाओं में काल टहलता है। और कभी कहते हैं कि, यानी कहने का मतलब क्या है कि उस चौराहे पर जहां बहुत सारे विचार मिल रहे हैं, उस बिंदु पर एक मार्क्सवाद का विचार भी है, एक मार्क्सवादी विचारधारा भी है, और उनके बीच, उन सारी तमाम विचारधाराओं के बीच सांवली हवाओं में, यानी विकृतियों और विसंगति से युक्त हवाओं के बीच समय मानो टहलता है, यानी समय इन विभिन्न मत मतांतरों के बीच भी, आपसी संघर्ष के बीच भी समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, और रात्रि के उस अंधकार में वो घड़ी, जो घंटाघर की जो घड़ी है, उसका जो चेहरा है वो पीला दिखाई देता है, यानी समय भी अब निस्तेज हो चुका है। परिवेश में इतनी विकृतियां और विसंगतियां हैं कि समय की उज्जवलता भी, काल की उज्जवलता भी नष्ट हो गई है। मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, क्योंकि कोई एक ऐसी घड़ी है जो अलग, जिसकी हर सुई एक अलग समय बताती है, एक अलग दिशा की ओर संकेत करती है। वही स्थिति हमारे समाज की है, जिसमें हर विचारधारा एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाती है, यानी विचारों का मतभेद इतना अधिक है कि उसके कारण समाज में बिखराव व्याप्त हो गया है। कहीं भी कोई संभावना सामंजस्य की दिखाई ही नहीं देती। 4 अलग कोण के 4 अलग संकेत। हर विचारधारा एक अलग विचार प्रस्तुत करती है जो दूसरी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, अलग संकेत देती है। मनस में गतिमान 4 अलग मतियां, और ऐसा लगता है इस पूरे परिवेश के दृश्य को देखकर, इन विभिन्न विचारधाराओं को देखकर, मानो मस्तिष्क में जिस तरह से 4 प्रकार की बुद्धियां कार्य करती हैं, उसी प्रकार समाज में, परिवेश में भी अलग अलग बुद्धियां कार्यरत हों। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, और कवि इसी बीच घंटाघर के आसपास सड़क के किनारे जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उन पर लटके हुए बल्बों को देखते हैं, तो उन बल्बों को, बिजली के, क्योंकि लैंप शेड जो लगे हुए हैं, उनकी गर्दनें उनको निराशा से लटकी हुई दिखाई देती है, यानी जो क्रांति के विचार हैं, बिजली यानी क्रांति के विचार, वो इन सारे मतभेदों, भिन्न मतों के बीच शिथिल हो गए हैं, गर्दनें लटकी हुई है। शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल, और जो बल्ब हैं उनके आसपास जैसे बरसात के मौसम में तरह तरह के कीड़े मंडराते रहते हैं, ऐसे ही कवि को लगता है मानो वे बल्ब, उनका जो रोशनी है, उनका जो प्रकाश है,
वो भी बहुत शिथिल है, तेजहीन है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे वो बल्ब शर्मिंदा हो रहे हैं। यानी क्रांतिकारी जो विचार हैं वो अपना प्रभाव में शिथिल हो गए हैं, इतना अधिक अपने प्रभाव को तेजस्वी रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। और कवि कहते हैं कि जो कीड़े हैं वो किसका प्रतीक है? बेचैन ख्याल। इस सारे परिवेश की स्थितियों को देखकर तरह तरह के व्याकुलता से वशीभूत होकर कवि के मस्तिष्क में विचार आते हैं, मानो उन बल्बों के आसपास पंखों के कीड़े मंडरा रहे हों। इस तरह से तरह तरह के अलग अलग विचारधाराओं से संबंधित विचार कवि के मन में उत्पन्न होते हैं, उड़ते हैं गोल गोल, और वे सारे विचार गोलाकार घूमते हैं। गोलाकार घूमने का अर्थ क्या है? कि उन्हें कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता, वो एक ही गति में गोलाकार घूमते रहते हैं। मचल मचल कर घंटाघर तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब और, मानो की इरादे। अब कवि कहते हैं कि वो जो कीड़े हैं, विचारों के बेचैन ख्यालों के जो कीड़े हैं, वो मचल मचल कर घंटाघर के आसपास ही घूम रहे हैं, वहीं के बल्बों के आसपास घूम रहे हैं, और उनके टूटे हुए पंखों के टुकड़े वहां घंटाघर के नीचे हो गए हैं। उन पक्षियों की बीट और बहुत सारे तिनके वहां इकट्ठे हो गए हैं। पंखों के टुकड़े, बीट व तिनके व्यर्थ परंपराएं और जड़ मान्यताओं के प्रतीक हैं। गुंबद विवर में, और वो देखते हैं कि वो जो गुंबद है घंटाघर के ऊपर, बुजुर्ग गुंबद, उसका उस पर एक छेद है, विवर छेद। उसमें एक बूढ़ा असंभव पक्षी, जैसा पक्षी संभव ही नहीं है ऐसा पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है, और वो चारों ओर बहुत तेजी से देख रहा है, तीखी नजर से देख रहा है, यानी परिवेश की जांच पड़ताल कर रहा है। ये जो असंभव पक्षी है, ये कवि की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। ऐसा लगता है उस पक्षी की देखने की दृष्टि, भयंकर तेज दृष्टि से देखने की, मानो की इरादे भयानक चमकते, मानो उसके अंदर बहुत ही भयानक इरादे विद्यमान हो, ऐसा उसको देख करके लगता है। आगे चलते हैं। सुनसान चौराहा, बिखरी हैं गतियां, बिखरी हैं रफ्तार। और फिर उसे कवि को दिखाई देता है कि वो चौराहा जहां पर अलग अलग मत प्रचलित हैं, वहां भी सुनसान है, यानी वीरान है, कोई सक्रियता, कोई जीवंतता कहीं भी नहीं है, यानी सभी मतों और विचारों की प्राणवत्ता, जीवंतता समाप्त हो गई है। बिखरी है गतियां, बिखरी है रफ्तार, और इसीलिए सभी विचारधाराओं की गति, दिशाएं, सब कुछ बिखर गई है। चारों ओर परिवेश में वैचारिक बिखराव है। गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा, और बार बार क्योंकि कवि आशंकित है, मन में उनके अच्छे और बुरे विचारों का संघर्ष चल रहा है, इसलिए उन्हें लगता है मानो चारों ओर जो सुनसान चौराहा छाया हुआ है, इन पर मानो कोई भयंकर दुष्ट आतंकवादी इच्छा घूम रही हो, इस पर नियंत्रण कर रही हो, यानी शासन के किसी व्यक्ति की तीखी नजर इस चौराहे पर है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अलग अलग मतों को नहीं है, ऐसा कवि को लगता है। फिर आगे वे कहते हैं, भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक। और आगे वो देखते हैं कि एक भयानक दिखाई देने वाला सिपाही वहां पर पहरा दे रहा है, यानी विचारों पर नियंत्रण है, और वो किसी झोंक में आकर के सिगरेट जलाता है, यानी अपने आप को किसी दबाव से मुक्त करने की कोशिश करता है। तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती है, और उसका जो चेहरा है वो तांबे के रंग का है, यानी पका हुआ चेहरा है, और उस पर लेकिन अकड़ का भाव है, पथरीली सलवट, और उसके चेहरे पर जो सलवटें हैं वो पथरीली हैं, यानी उसका चेहरा संवेदनाहीन है, संवेदनाहीन है और जड़ है। दिया सलाई की पल भर लौ में सांप सी लगती, और वो जो जैसे ही वो सिगरेट जलाने के लिए दिया सलाई जलाता है, वो माचिस की लौ की रोशनी जो है, उस रोशनी में उसकी जो पथरीली सलवट है, जो कि संवेदनाहीनता का प्रतीक है, वो सांप की तरह लगती है, यानी उस संवेदना के बीच एक भयानक खतरे का एहसास है। जैसे सांप को देखकर हमारी रूह कांप जाती है, ऐसे ही उस पथरीली, उस संवेदनाहीन उस सिपाही के चेहरे की सलवट को देखकर रूह कांप रही है भय के कारण। इतना भयानक एहसास उसकी सलवट को देखकर हो रहा है, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार। लेकिन कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है कि उसके पथरीली सलवट है, संवेदनाहीनता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर थोड़ी देर में उसके चेहरे का रंग बदलता है, मानो अनपेक्षित कहीं ना कुछ हो। क्यों हर बार उसके चेहरे का रंग बदलता है? कि शासन की नीतियों के अनुसार वो अपनी विचारधारा, अपने व्यवहार को बदलता है, यानी जो सेना है वो लोकहित के लिए कार्य नहीं कर रही,
शासन के हित के लिए कार्य कर रही है, यानी शासन का शिकंजा समाज पर, परिवेश पर बुरी तरह से कसा हुआ है। तो मानो अनपेक्षित, और वो क्यों इस बात पे अपने चेहरे का रंग बदलता है कि कहीं कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए जो कि शासन के विरुद्ध हो, जिसके कारण उसे सवाल जवाब देने पड़े, तो वह ताक रहा है। इसलिए वो चारों ओर बहुत गहराई से देख रहा है। संगीन नौकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में, और वो देखता है, कभी देखते हैं कि दूसरी ओर उसी से थोड़ी दूर पर एक संगीन नौके धारण किए बंदूकधारियों का एक जत्था, एक समूह वहां खड़ा है, और उसने अपनी तिकोनी एक गोलाकार आकृति उस चौराहे के बीचों बीच बना ली है, यानी अभिव्यक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊंघता परंतु अड़ा है, और दूसरी ओर एक और बंदूकधारी है, एक और वो सिपाही है, दूसरी ओर क्या है, टैंकों का एक दल खड़ा हुआ है वहां, जो शांत खड़ा है लेकिन अपने निगरानी के कार्य को बराबर कर रहा है, अड़ा हुआ है अपने दायित्व पर, ताकि कोई भी पत्ता शासन की मर्जी के खिलाफ हिलने ना पाए, यानी कोई गतिविधि शासन के विरुद्ध होने ना पाए। आगे चलते हैं। भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ये पंक्तियां वापस विचारों का संघर्ष तेज होने लगता है, और एक के बाद दूसरे विचारों की मोड़ को पार कर कवि का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय होता है। भागती है चप्पल चटपट आवाज चांटों सी पड़ती है, और जब हम भागते हैं चप्पल पहनकर तो चप्पल की चट चट की आवाज आती है। कवि उस बिंब को साक्षात हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये चप्पल की चटपट, ये सब प्रतीक हैं, ये सब कवि की अंतश्चेतना में घटित हो रहा है। तो कवि कहते हैं भागती है चप्पल, क्योंकि भागने की बात कर रहे हैं, तो चप्पल की जो चटपट की आवाज है वो मेरे चांटे की तरह मेरे चेहरे पर पड़ रही है, यानी मेरी चेतना मुझे धिक्कार रही है। पैरों के नीचे का कीच उछलकर चेहरे पर, छाती पर पड़ता है सहसा, और परिवेश की भाग रहे हैं कवि, पलायन कर रहे हैं इन सारी स्थितियों से, लेकिन फिर भी पैरों के नीचे जो कीचड़ है, यानी परिवेश में जो विसंगतियां, विकृतियों का कीचड़ है, वो पैरों के साथ उछलकर उनके चेहरे पर पड़ रहा है, यानी विकृतियां कवि का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, विसंगतियां उनके बराबर पीछे लगी हुई हैं। ग्लानि की मिथली, और कवि को ग्लानि होने लगती है, यानी उनकी चेतना में अपने प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। ग्लानि की मिथली यानी कवि की चेतना में, क्योंकि वे पलायन कर रहे हैं, वे संघर्ष के लिए अपने आप को तत्पर नहीं कर रहे, आंखों में आंखें डालकर विसंगतियों को बदलने का जज्बा उनमें नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि वे भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, संघर्ष से मुंह मोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि को लगता है जैसे उनकी चेतना उनके प्रति घृणा का भाव अभिव्यक्त कर रही है, उन्हें खुद से नफरत होने लगती है। गलियों का गोल गोल खोह अंधेरा चेहरे पर, आंखों पर करता है हमला, और इतना विकृतियों और विसंगतियों का अंधकार है कि वो सब उनको लगता है जैसे चेहरे पर पड़ रहा है, आंखों पर हमला कर रहा है, यानी जो कवि की आंखें बारीकी से परिवेश का की जांच पड़ताल करती थी, मानो वो अंधकार इतना गहरा, इतना घना हो गया है कि कवि को अब परिवेश की स्थितियों का जायजा लेने में भी मुश्किल हो रही है। अजीब उमस और अजीब सी दुर्गंध चारों ओर है, अजीब सी घुटन है, गलियों का रुंधा हुआ श्वास, और ऐसा लग रहा है कवि को जैसे उनका दम घुट रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। भागता हूं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता। और कवि कहते हैं उस अंधेरे के बीच मुझे धुंधले धुंधली कई आकृतियां दिखाई देती है, मैं समझ नहीं पाता कि ये डर ने, मेरे मन के डर ने इस आकार को ग्रहण कर लिया है, या ये घर है जो अंधकार के कारण इस प्रकार के धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। आता है अकस्मात कोलतार रास्ता, लेकिन अचानक कवि कहते हैं भागते भागते मुझे एक कोलतार से बनी हुई एक चौड़ी लंबी खुड़ी सड़क दिखाई देती है। कोलतार रास्ता, आधुनिक सभ्यता का मार्ग, जहां विचारों का थोड़ा खुलापन है, इसलिए कोलतार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा। लंबा है, वहां पर खुलापन भी है, यानी आधुनिक जो मार्ग है, आधुनिक विचारधारा है जो है वो खुली है, उन्मुक्त है, लेकिन वो भी कैसी है, अंधकार में डूबी है, काली है और ठंडी है, यानी निष्क्रिय है, जड़ है। यानी उस सभ्यता के मार्ग पर भी जाकर के
उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता जिनका सपना कवि ने देखा है। वो निष्क्रिय है, जड़ है, वो रास्ता भी जड़ है। बेचैन आंखें ये देखती हैं सब और, कवि का मन व्याकुल होता है और वो व्याकुलता की दृष्टि से चारों ओर देखने लगते हैं, कहीं कोई नहीं, नहीं कोई भी, और उन्हें देखता है कि चारों ओर सन्नाटा है, कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। अगला पद, श्याम आकाश में संकेत भाषा सितारों की आंखें चमचमा रही हैं, और वो देखते हैं कि आकाश तक चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, विकृतियों और विसंगतियों का घना अंधकार छाया है, और तारे जो टिमटिमा रहे हैं वो उस अंधकार के बीच ऐसा लग रहा है मानो सांकेतिक भाषा में कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है, और कवि परिवेश के दबावों में इतना ज्यादा दब चुका है कि उनकी जो धड़कन है वो मध्यम पड़ती जा रही है, यानी उनकी जो आशा, उनका जो उत्साह, उनका जो मनोबल है वो ढीला पड़ने लगा है, कमजोर पड़ने लगा है। कोई मुझे खींचता है रास्ते के पीछे, और इसी प्रकार उनको लगता है कि जब उनका दिल डूब रहा है निराशा के अंधकार में, तभी उन्हें लगता है कि शायद इस रास्ते, किस कोलतारी सड़क के बीचों बीच से कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा है, कोई जबरदस्ती मुझे अपनी ओर खींच रहा है। जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर, और कवि जादू, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो उनके ऊपर, ऐसे यंत्रवत गति से उनकी उस ओर, उस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। सपाट सूने में ऊंची सी खड़ी, और वो क्या देखते हैं, सपाट एक सूना मैदान है, उसमें एक ऊंची सी कौन खड़ी है, तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग, कि बाल गंगाधर तिलक की एक पत्थर की प्रतिमा निसंग यानी अकेली, जिनके साथ कोई नहीं है, अकेली खड़ी है। निसंग पाषाण मूर्ति का अर्थ क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो पंच लाइन दी थी आजादी के दौरान, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, वो पंच लाइन, वो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का जो जीवन मूल्य, जो आदर्श उन्होंने दिया था, वो आदर्श अब अकेला हो गया है, यानी उसे आगे बढ़ाने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में वो पाषाण प्रतिमा यानी तिलक के जो आदर्श थे वो भी जड़ हो गए हैं, स्तब्ध, जड़ीभूत। और कवि कहते हैं कि मैं उस पाषाण प्रतिमा को अकेले इस तरह तिलक की प्रतिमा को खड़ी देखकर मैं स्तब्ध रह गया, और ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जम गए हो, मैं जड़, मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया हो। देखता हूं उसको, परंतु ज्यों ही मैं पास पहुंचता पाषाण पीठिका हिलती सी लगती, और जैसे ही, कवि कहते हैं, पहले मैं कुछ समय तक उस प्रतिमा को देखता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उसके निकट जाता हूं तो मुझे वो पत्थर की जो आधार है, जो पीठिका है जिस पर उनकी प्रतिमा खड़ी है, वो कुछ हिलती हुई दिखाई देती है। कवि आगे लिखते हैं, अरे अरे यह क्या, कण कण कांप रहे जिनमें से झड़ते नीले इलेक्ट्रॉन, कि इस प्रतिमा का, कवि महसूस करते हैं कि इस प्रतिमा का तो कण कण कंपायमान हो रहा है, केवल पीठिका नहीं हिल रही है बल्कि कण कण पे कंपायमान हो रहा है। किससे? क्रांतिकारी चेतना के कारण। तिलक यहाँ क्रांतिकारी चेतना के प्रतिनिधि हैं, प्रतीक हैं। आगे चले, और उससे, उनके कण कण से यानी उस प्रतिमा से नीले इलेक्ट्रॉन झड़ रहे हैं। नीले इलेक्ट्रॉन यानी वे ये संकेत दे रहे हैं कि मेरे विचारों में इन परिवेश की विकृतियों को नष्ट करने की पूरी क्षमता है। आगे चले, सब ओर गिर रही हैं चिनगियां नीली, और चारों ओर परिवेश में नीली नीली चिनगारियां गिर रही हैं। मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, और मूर्ति के शरीर से अंगारे यानी क्रांतिकारी विचार झर रहे हैं, जिनमें सामर्थ्य है किसका? विकृतियों और विसंगतियों को जलाकर राख करने का। मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, और अचानक कवि देखते हैं कि उनके पत्थर से बनी प्रतिमा के जो होठ हैं उन पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई है। क्यों? ये किस बात का प्रतीक है? कि कवि को देखकर, क्योंकि कवि मानवतावादी विचारों के समर्थक हैं, क्रांतिकारी विचारों के समर्थक हैं, तो कवि को देखकर मानो जो जीवन मूल्य है, क्रांतिकारी जो चेतना है उनकी, तिलक की जो तिलक के आदर्श हैं, वो मानो गतिशील हो गए हैं, उनमें संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं, उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा है। इसलिए मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते, और उनके नेत्रों पर क्रांति की आग उनके नेत्रों में दिखाई देने लगी है। इतने में यह, कवि देखते हैं कि इतने में भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, और कवि देखते हैं कि उनकी नासिका से, उनका जो ललाट है उस पर जो नासिका है, नाक है, उससे खून की धारा बह रही है। लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता खून के धब्बों से भरा, और उनका जो अंगरखा, जो पोशाक, जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा है वो पूरा खून के धब्बों से भरा हुआ है। मानो के अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े हो,
होता है और कवि को अनुभव होता है कि मानो मस्तक की जो नसें हैं तिलक की, वो मानो फूट गई हैं, क्योंकि परिवेश की विसंगतियों में जब वे समाज के स्वरूप के सुधार की कोई संभावना नहीं देख रहे तो उद्विग्नता और चिंता के कारण मानो वे फट पड़ी हैं। यहां पर रक्त का टपकना, मस्तिष्क के रंध्रों का फटना, ये इस बात का प्रतीक है कि तिलक के आदर्श भी अब निष्क्रिय और प्रभावहीन हो गए हैं। क्यों निष्क्रिय और प्रभावहीन हो गए हैं? क्योंकि आतंक का शासन है और शासन ने उन आदर्शों को अपनी स्वार्थ की पूर्ति के माध्यम के लिए मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ लिया है, वो अपने वास्तविक रूप में रहे ही नहीं है। मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा, मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका से, और नासिका से अचानक वो मस्तक का रक्त बहकर बाहर आने लगा है। कि समझ में आ गया होगा। अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 सत्रों में ही इस कविता को पूरी तरह से समाप्त कर लें, हृदयंगम कर लें। तो अगले सत्रों के इंतजार में रहिए। नमस्कार।